अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत सारे लोग मोहब्बतों भरा पैगाम मुझे देते हैं, कहानी का फीडबैक देते हैं, व्हाट्सएप पे भी, प्रोग्राम के नीचे भी। बहुत खुशी होती है। चंद ऐसे भी होते हैं जो नफ़रत फैलाने के लिए आते हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, गालम गलोच करते हैं। एक दो हैं और वो दो मुल्कों के बीच में नफ़रत पैदा करने वाले लोग हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ये देखो हमारे मुल्क में ये है, तुम्हारा मुल्क भी ये, तुम स्पेशल मज़हर मलिक की। और बहुत बुरा भला इस तरह का मैंने उनको एक दुआ दी और अल्लाह आपको खुश रखे और मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये लोग मिशन पे होते हैं। इनका मिशन ही नफ़रत को फैलाना है, नफ़रतों को ख़त्म करना नहीं, नफ़रतों को ये पैदा ही नफ़रत करने के लिए होते हैं। इनको बचपन में माहौल ऐसा मिला होता है कि ये सारी ज़िंदगी नफ़रत ही करते हैं। आप इनको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश जो करता हूँ मरते दम तक करता रहूँगा। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। सबके लिए प्यार, नफ़रत किसी के लिए नहीं। इस पर मुझे बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों टेलीग्राम पे भी आजकल धमकियाँ दे रहे हैं, और इस पैगाम पे कि आप जो ये लफ्ज़ बोलते हैं लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, इस पर भी धमकियाँ दे रहे हैं। पता नहीं क्यों दे रहे हैं। मैं तो भाई प्यार करने वाला बंदा हूँ, प्यार करता रहूँगा। चलें, आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी प्यार करूँगा। ये अल्लाह ने ज़िंदगी ये दी है, जब तक ज़िंदगी है मैं तो मन मौजी बंदा हूँ, इसको मौज से जीऊँगा। जब अल्लाह ने ले ली होगी आपसे हाथ से, अगर आपके हाथ में लिखी है तो भाई आप मार दीजिएगा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन मैं बार बार कहूँगा। आपको अगर इस पर गुस्सा आता है तो मैं बार बार कहूँगा। आज की कहानी बहुत मज़ेदार कहानी है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन अगेन थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उन सबका जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे दुआएँ देते हैं। मैं अपने बहुत से प्रोग्रामों में पीछे इसलिए चला गया हूँ, लोगों की जब मदद करने का मैंने मिशन सौंपा अपने आप को, यकीन मानिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं अभी आप फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हो, दिन रात इसी पे लगे हो, तो आपका घर कैसे चलता है? ये किसी को फिक्र नहीं होती। अरशद साहब का मैं नाम लूँगा, उन्होंने आके मुझसे पूछा, उन्होंने कहा मज़हर भाई आप फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हो लेकिन मैं आपको पैसे भेजूँगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं लेता। उसने कहा नहीं, ये कोई हदिया नहीं दे रहा, ये मैं आपको तोहफ़ा भेज रहा हूँ, इसलिए कि आप जो इतनी दुनिया के काम कर रहे हो आपका घर कैसे चलेगा? मैंने कहा यार पहले बंदे हो जिसने ये मुझे कहा, सही बात है। बस मेरी तो ये यकीन कामिल है, अल्लाह कहीं ना कहीं से कर देता है तो बस हो जाता है। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बतें जो मेरे साथ आती हैं वो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आज की कहानी वहीं से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एक नया मोड़ लिया है उस कहानी ने। एक चुड़ैल की कहानी मैंने सुनाई जिसको ईद के दिन, एपिसोड नंबर है 350 ईद वाले दिन, ईद के दिन, उसका टाइटल भी मेरे ख्याल में इसी तरह का था, ईद वाले दिन चुड़ैल ने मज़हर मलिक को चैलेंज दिया कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, इक्का दुक्का होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। तो उसका पार्ट 1 आज की, जिन्होंने एपिसोड 350 किस्त नंबर नहीं सुनी तो आज की कहानी वो ना सुने, पहले वो 350 को सुने, फिर आज की कहानी सुनेंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा। ऑलरेडी जो लोग इस कहानी को सुन चुके हैं, जैन की कहानी पहचान गए होंगे उस कहानी से, जिसको मैं थोड़ा सा फिर से एक दफ़ा रिमाइंड कराने के लिए, याद दिलाने के लिए थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं पीछे से बता दूंगा आपको, ताकि आपको याद आ जाए। जैन और उसका दोस्त चांद जब खाना लेने के लिए कहीं पे गए थे तो लड़की पीछे बैठी थी, लड़की नीचे ज़मीन पे बैठी थी जो उसको बुला रही थी। और जब वो अपने घर पहुंचा था, बल्कि रास्ते में उनकी बाइक रुक गई थी कब्रिस्तान के सामने, और एक रक्शे से मोटा सा बंदा उतरा था और उसने कहा था जाओ पीछे मुड़ के ना देखा। मुड़ के देखा था तो वो भी गायब हो गया था। घर पहुंचा था तो टीवी देखते देखते सो गया, और जब उठ के वॉशरूम पे गया तो वहीं सीढ़ियों पे वो बैठी हुई थी। और अगले दिन सुबह उठ के जब वो अपने काम वाली जगह पे गया हुआ था, कपड़े बदल रहा था, तो वो सामने थी। तो वो जिस हालत में कपड़े बदल रहा था वैसे ही भाग पड़ा था, ऊपर गया था। और उसका जो हुलिया भी था, मैंने वो खोला हुआ है, वो मैंने कहा लिखा हुआ था। उसने जो ड्रेस पहना हुआ था, उसने गोल्डन उसके बाल थे, ब्लैक कलर का उसने सूट पहना हुआ था, रेड एंड पर्पल उसके ऊपर फूल बने हुए थे। और बल्कि एक मैसेज भी है जैन का आप सबके लिए, वो भी मैं सुनाता हूँ आपको। फूल बने हुए थे और वो फिर ऐसी जैन के पीछे लगी कि वो जो दोस्त, एक उनका नाम भी उन्होंने भेजा है, बाबा छद्दा उनको कहते थे, वो एक और मज़हब से था, जिसने कहा था रुको ना, मेरे घर में ना आना, मेरे घर में ना आना। उसने वो एक मोटी सी बहुत बड़ी बड़ी मोतियों वाली एक तस्बीह जो बनाई हुई थी, इसको पढ़ता रहता था, वो उसने उसके गले में डाली थी और कहा था अब तुम मेरे घर अंदर आ सकते हो। ये किसको, किस बला को तुम साथ लिए के फिर रहे हो?
इसको कोई नहीं निकाल सकता। और वो जिस दुकान पे वो बेहोश हुआ, वो डरा था उस लड़की को दोबारा से देख के, तो उन्होंने अपने पीर साहब से रब्ता किया था, तो पीर साहब ने भी कहा था मैं हफ्ते बाद आके इसका इलाज करूंगा, लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया था। जैन का एक छोटा सा मैसेज है जी, पहले मैं आप लोगों को वो सुना देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको स्पीड दी हुई, अच्छा किया, ये लें जी, ये ज़रा सुन लीजिए। बात करना नहीं जी, ये है, सुनिए जी। नहीं है, और मैंने स्टोरी सुनी है, मुझे लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं, यकीन करो आप अभी भी आंखों में आंसू आ गए। कितना प्यार करने वाले लोग अभी इस दुनिया में है। ठीक है, और सर आप खुश रहे, आबाद रहे। उनकी आवाज़ भर गई, आगे वो दुआएं भी दे रहे हैं, तो वो आप सबका शुक्रिया अदा करें कि इतनी लोगों ने आपने मुझे दुआएं दी। अभी मैं नमाज से पहले मैंने कहा बस तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के उनसे बात की, वो जाग रहे थे, मेरी उनसे बात हुई। अभी नए कुछ वाक़यात हुए उनके साथ, उन्होंने मुझे वो भी सुनाए हैं, आज की कहानी में शामिल करता हूँ। उन्होंने आप सबका शुक्रिया अदा किया है कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएं भेजी, शुक्रिया अदा करते हुए रो पड़े जैन। और मैंने उनको आज कहा है, जैन को, जैन शादा के नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, वॉइस मैसेज करेंगे आगे ये कहते हैं और ज़बरदस्त है इस लड़की के हवाले से, लंबी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड करने नहीं दे रही, मैं आपको भेजूंगा। तो उन्होंने कहा सर मैं चाहता हूँ आप कैमरे के सामने मेरा इलाज करें, क्योंकि आज की कहानी आपको मज़ा देगी, इसमें ही कैमरे के हवाले से कुछ बातें हैं। मैंने आज उनको कहा है, मैंने कहा जैन भाई मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़ा गुनहगार से बंदा हूँ, आम सा बंदा हूँ, कोई आमिल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं आता है, मैं ही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा आपके साथ वादा है, इसकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। ये क्यों कहा मैंने, कहानी के एंड पे बताऊंगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी फिर आप भूल जाते, नहीं भूलूंगा जी, बताऊंगा। मैंने कहा उसकी मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा, और मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ कैमरे के सामने देखिएगा, मैं कैमरे के सामने जैन भाई को लेके आऊँगा, उसकी मैं ऐसी की तैसी क्यों फेरूंगा। कहानी से आपको अंदाजा होगा मुझे गुस्सा किस बात पर आया। तो कहानी के हवाले से पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो दोस्त जो एक दूसरे मज़हब से था, जिसके घर में जैन कहते मैं गया था, बाबा छद्दा कहते थे उसको, बाबा बाबा कहते थे, बहुत बड़ी बड़ी मोतियों वाली उसकी तस्बीह थी, और पढ़ता रहता था, वो अमल करता रहता था। अभी भी मैंने उसमें आपका जिक्र किया रीकैप में कि जब वो कहता है मैं पहली दफ़ा उसके घर गया था, तो उसने कहा था रुक जा वहीं रुक जा, मेरे घर में ना आई। मैंने कहा मजाक कर रहा है, कहता नहीं मैं सीरियस हूँ, रुक जा, आगे ना आई। और उसने अंदर से जाके वो तस्बीह सी मेरे गले में डाली थी, तो कहता अब अंदर आ। जब मैं अंदर गया तो उसने कहा ये किसको तू साथ लेके आ गया है। वो कहता है तकरीबन कोई 14-15 दिन पहले, आज कहानी सुनाने से आपको तो शायद 2-3 दिन के बाद सुनने को मिलेगी, मैं एडवांस में रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं। तो कह रहा है 14-15 दिन पहले मेरी बाबा से बात हुई, तो मैंने कहा बाबा यार अब बहुत हो गई यार, इससे मेरी जान छुड़वा दे यार, तू मेरा काम नहीं कर सकता। मैंने उसको जुमला बोला, बाबा तू मेरा काम नहीं करेगा यार, पंजाबी में। तो उन्होंने कहा 10 केड़ा काम है, कौन सा काम है आपका। मैंने कहा यार इससे जान छुड़ा दे, ना मैं सो सकता हूँ, ना मैं ज़िंदगी गुजार पा रहा हूँ, बहुत सी ज़िंदगी में मेरी तलखियाँ आ चुकी हैं, मेरी फैमिली के साथ क्या क्या हो चुका है, बाबे मेरी इससे जान छुड़ा। तो उसने कहा चल ठीक है, मैं अब तेरी इससे जान छुड़ाता हूँ। सरे राह हम मिले थे, गपशप कर रहे थे, जिस तरह दोस्त रास्ते में मिल जाते हैं। तो ये मैंने उससे बात कही, और उसने कहा ठीक है मैं तेरी जान छुड़ा देता हूँ। इसी बात के एग्जैक्ट 2 दिन बाद मैं घर में ही बैठा था, फ़ोन आया तो मैं चौंक गया, एकदम से मैं लरज़ गया। जैन, मैंने कहा हाँ। दोस्त बोल रहा था, उसने कहा यार तुझे पता है बाबा अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो कहता है मेरी एकदम से झटका निकल गया, मैं एकदम से खड़ा हो गया, बैठा हुआ था कि यार क्या कह रहा है। कह रहा है हाँ यार। कह रहा है यार 2 दिन पहले तो मेरी बाबा से मुलाकात हुई है। कह रहा है यार नहीं, अल्लाह को प्यारा हो गया है। 2 दिन बाद ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कोई भी नहीं जानता, वो बिल्कुल सेहतमंद था, कोई भी बीमारी उसको नहीं थी, कुछ भी कभी तकलीफ़ नहीं हुई थी, समझ ही नहीं आई उसको क्या हुआ, लेकिन वो अचानक से अल्लाह को प्यारा हो गया। आप लोग मेरी फैमिली हैं, आपसे तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त, भाइयों की तरह छोटा भाई, बहुत सारे लोग मुझे अभी सुनना शुरू हुए,
बहुत सारे लोग मुझे रोहित टीवी के दौर से जानते हैं, जब मैं बहुत सारे प्रोग्राम करता था एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एंकर, बहुत सारे मज़ाहिया प्रोग्राम भी करता था। वहीं पे मुस्तकिल मेरा जो असिस्टेंट था, जिसने मेरा बहुत साथ दिया, असिस्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, शुरू में असिस्टेंट था लेकिन बाद में वो तमाम काम अपने हाथ में रखता था, उमर काकड़। आज खबर आई है, बहुत अरसा हो गया तो उससे बात हुई मेरे में लास्ट हमारी बात हुई थी 2009-10 में। फिर मैं भी लाहौर शिफ्ट हो गया, ज़िंदगी बिज़ी हो गई, तो आज पता लगा है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था उमर काकड़, मेरे साथ उसने ज़िंदगी के 2-3 साल गुजारे, हमने इकट्ठे गुजारे। मेरे जितने भी काम होते थे, एज ए स्टेशन हेड कह लें, प्रोग्राम हेड कह लें, एज ए प्रोड्यूसर कह लें, मेरे जितने भी काम होते थे सारे उमर काकड़ करता था। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और कोई भी अगर उससे गुनाह सरजद हुआ है, अल्लाह ताला अपने रहमत के सदके, आपकी दुआओं के सदके उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ज़रूर उमर काकड़ का नाम लेके आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और बाबा छद्दा की बात हो रही थी कि 2 दिन पहले कह रहा है ठीक है मैं तेरा अब करता हूँ तोड़, और 2 दिन बाद वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसकी भी मगफरत फरमाए, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। अब कहानी का कुछ वाक़यात जो नए हुए हैं वो बहुत अजीब से हैं। ये एक ताज़ा वाक़या जो अभी, अच्छा बाबा जी, जो बाबा छद्दा नौजवान सा लड़का था, उसको बाबा छद्दा कह रहे थे। बाबा इसलिए शायद प्यार से कहते होंगे, वो अमलियात और इस तरह के कामों में था तो बाबा बाबा कहते होंगे। आज से 10 दिन पहले उसकी मौत वाक़या हुई है, और 10 दिन पहले या 11 दिन पहले वो अल्लाह को प्यारा हुआ। ये रिसेंटली वाक़या हुआ, इसलिए वो मुझे उन्होंने कहानी भेजी है, कुछ और वाक़यात भेजे हैं। एक ऐसा वाक़या भी भेजा है जो 3 दिन पहले हुआ है। जिस वक्त ये कहानी, जिसका एपिसोड नंबर मैंने आपको बताया 350, 350 ईद वाले दिन मैंने सुनाई थी कि ईद वाले दिन चुड़ैल का मजहर मलिक को चैलेंज के मुझे पकड़ कर दिखाओ, उस वक्त तक बाबा जिंदा था, और उसके बाद ही इनकी आपस में मुलाकात हुई है, और उसने उसको कहा है कि मैं तेरा काम कर देता हूँ, उसको भगा देता हूँ, और उसके बाद वो खुद ही अल्लाह को प्यारा हो गया। वो कहते हैं जब उस लड़की के साथ, अच्छा वो इनको वाक़यात रिकॉर्ड नहीं करने दे रही, ये बात आज मैंने भी क्लियर देख ली है। आज जब मुझे उनकी ऑडियो मौसूल हुई है जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी है, जैन ने, हैं कहाँ से, भगवानपुरा में है ना जैन, या मेरे ख्याल में भगवानपुरा से जैन ने जो आज भी भेजी है उसमें रुक जाती है, जैन भगवानपुरा रुक जाती थी। वो कहते मुझे नहीं पता ये क्यों रुक जाती है, और सही कह रहे हैं, एकदम बात कट जाती थी, वो बात कर रहे थे कट जाती थी। तभी मैंने उनको कॉल किया, वो भी रात को 2:30, 3, 4 बजे मैं कॉल करता हूँ, वो जाग रहे होते हैं। वो कहते हैं मदर भाई हर रात हर दिन मेरा बहुत तकलीफ़ में है, कोई रात ऐसी नहीं जब मैं रोता ना हूँ। उसने इतना मेरी ज़िंदगी को नुकसान कुछ नहीं पहुँचाया, लेकिन उसकी वजह से क्या क़यामत मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। एक लंबी स्टोरी है, मैं इसको भी आपको सुनाना चाहूँगा। वो वाक़यात सुनाए हैं मैंने आपको, किस तरह मैंने उसको देखा, वो किस तरह मेरे पीछे लगी, मेरी ज़िंदगी में क्या क़यामत आई, वो मैं आपको स्टोरी भेजूँगा। अब वो वाक़यात जो नहीं भेज सके थे वो मैं आपको आज सुनाने लगा हूँ। उनका दोस्त चांद जो उनके साथ गया था, जब पहली दफ़ा उसने कहा था वो मुझे बुला रही है, तो चांद ने कहा क्यों डरा रहा है, कहाँ है, तो इधर उधर देखा था। और जब उसने फिर बुलाया था जैन, तो उसने देखा तो नहीं था लेकिन आवाज़ सुन ली थी। तभी वो एक ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू हो गया था, अपने पीर साहब का नाम लेके जैन पढ़ना शुरू हो गया था। और वो दोनों दोस्त कहते हैं हम वहाँ से चल पड़े थे, और उसके बाद बाइक कब्रिस्तान के सामने रुक गया था। उसके बाद वो जैसे कैसे घर तो पहुंच गए थे, लेकिन दोनों को इतना पता लग गया था उस लड़की का भी वो कोई इंसान नहीं थी, कोई और मखलूक थी, और उस मोटे इंसान का भी जो रक्शे से उतर गया था इनको कि पीछे मुड़ के ना देखना, बस बाइक चलाओ। खुद ब खुद बाइक का स्टार्ट होना और इनका चले जाना, वो भी समझ गए थे कि एक इंसान से पाला नहीं पड़ा, जिन से पड़ा है। वो कहते जब अपने अपने घर पहुंच गए, जैन ने 2-3 दिन में से राब्ता नहीं किया। मैं कोशिश करता जैन से मुलाकात हो, मैं उसके घर जाता, पता करता जैन है, तो उसके घर वाले कहते नहीं जैन घर में नहीं है।
बाहर भी मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता तो वो मुझे बाहर भी ना मिलता। मैंने काफ़ी कोशिश की जैन से मुलाकात हो जाए, जैन से मुलाकात नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते काफ़ी दिन गुजर गए और आखिरकार एक दिन मुझे पता लगा, जैन को मैंने घर जाते देख लिया। मैंने पीछे से जाके दरवाज़ा नॉक किया और कहा जैन को बुला दो। उन्होंने कहा चेक करके आते हैं। वो अंदर से चेक करके आए तो उन्होंने कहा नहीं, जैन घर में नहीं है। तो मैंने कहा जैन घर में ही है। मैंने जैन कह रहा हूँ, लव सॉरी, चांद घर में ही है। मुझे चांद को मैंने अभी घर के अंदर दाखिल होते देखा है। मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, उसको बुलाएं। अब घर वाले भी मजबूर हो गए थे कि इसने देख लिया है, अब झूठ नहीं बोला जा सकता। उन्होंने अंदर जाके कहा जैन आया है, चांद तुमसे मिलना चाह रहा है, तुम्हें अंदर आते उसने देख लिया, क्या बात है, क्यों उससे छुप रहे हो, क्यों उसका सामना नहीं करना चाहते हो, जाओ उससे मिलो। मजबूरन चांद जैन से मिलने के लिए आ गया। उसने कहा यार क्या हो गया है। जैन बोला मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है, मुझसे कौन सी ऐसी बात हुई है कि भाई तू मुझसे छुपना ही शुरू हो गया, तू मुझसे मिलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता, हुआ क्या है। उसने कहा भाई मैं जब से उस रात से वापस आया हूं, कोई रात मैं सो ही नहीं पाया। इतने दिन हो गए हैं मुसलसल मेरे ख्वाब में वही लड़की आ रही है, और मेरे ख्वाब में आती है और मुझे आके कहती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कभी मेरे ख्वाब में आती है, मैं देखता हूं वो तेरा गला दबा रही है। कभी मेरे ख्वाब में आती है, मैं देखता हूं तू लेटा हुआ तेरे ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। मैं अजीबो गरीब भयानक से ख्वाब देख रहा हूं, और ख्वाब में मुसलसल एक लड़की को देख रहा हूं जो बिल्कुल हर वक्त तेरे साथ है, वो तेरे साथ चिपकी हुई है। और मुझे घर वालों से भी कुछ वाकयात पता चले हैं, आमने सामने घर था दोनों का, कि तू डरा है, तूने घर में उसको देखा है, तू काम पे गया है, तूने काम वाली जगह पे उसको देखा है। वाकयात मैं सुन चुका हूँ, और भाई मुझसे गलती हो गई उस रात जो मैं तेरे साथ चला गया। भाई वो तेरे पीछे पड़ गई है, मेहरबानी कर यार, फिलहाल में से नार्मल, मुझे नॉर्मल होने दे। मैं नहीं चाहता वो मेरे भी पीछे पड़ जाए, वो जो भी है यार, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी कर यार, अभी कुछ दिन तो मुझे माफ़ कर दे। इस तरह डरी हुई बातें करके वो भाग गया। एक मैसेज था जैन के लिए जो चांद ने दिया था कि यार अभी मैं तुझसे नहीं मिल सकता, तेरे साथ एक बला चिपकी है और मैं नहीं चाहता वो चुड़ैल मेरे साथ भी चिपक जाए। वक्त इसी तरह कुछ दिन गुजरते गए। एक दिन चांद खुद से वो कहता है मेरे घर आ गया। मैं परेशान हुआ कि चांद वो भी खुद से मेरे घर कैसे आ गया है। मैं कहा खैर है चांद, आज तू कैसे आ गया। कहता यार काम था तुझसे। मैंने कहा जा बैठ। मुझे कहता है जैन मेरी एक बुज़ुर्ग से बात हुई है, मुझे एक बुज़ुर्ग मिले हैं, मैंने उनको तेरे बारे में बताया है, उसके बारे में भी बताया जो तेरे पीछे पड़ गई है। मैंने उनको सारी बात बताई है, ऐसे ऐसे वाक़या हुआ था, और उसके बाद जो कुछ तेरे साथ हुआ सारा बताया। तो बुज़ुर्ग ने मुझे पता है क्या कहा है, तू जैन के साथ फिर से मिल और तू उस लड़की से दोस्ती कर। अगर तेरी उसके साथ दोस्ती हो जाती है वो तुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा देगी, तेरे ऐसे काम करेगी तू सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वो अगली लाइन अभी बोला भी नहीं था कि मैंने एकदम से पीछे खड़ी हुई उसी लड़की को देख लिया जो इंतहाई गुस्से में, मैंने इससे पहले इतना गुस्से में उसको नहीं देखा था, मुस्कुराते हुए देखा था, शदीद गुस्से में, ये पहला मौका था उसको मैं देख रहा था। वो चलती हुई आई और आके जैन कह रहा है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वो चलती हुई ये चांद के पीछे आके खड़ी हो गई है। और चांद कहता है, जैन कहता है मैं अभी उसको जैसे यूं देखा है और चांद अगली लाइन बोलने लगा तो मैंने उसे यूं कहा बस रोक दे यार। पंजाबी में कहता है मैंने उसको कहा कि अब मुंह से कोई बात ना निकालें, बस जो कह दिया, इसके बाद कुछ भी ना कहीं। जैसे ही मैंने पीछे देखा उसको खड़े हुए और उसके बाद एकदम से उसको रोक दिया कि बस इसके आगे एक फिक्रा ना कहीं, एक लाइन ना बोली, बस चुप कर जा। तो चांद को उसी लम्हे महसूस हो गया कि वो पीछे खड़ी है और इसने देख लिया, तभी ये मुझे एकदम इस अंदाज में चुप करा रहा है। एकदम से वो अपनी जगह से उठा है और एकदम से उसने दौड़ लगा दी बाहर की तरफ। जैन कहता है मैं भी उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गया, उसको आवाज़ दे रहा हूँ चांद रुक, चांद बात तो सुन, चांद रुक। चांद नहीं रुक रहा, वो भागता हुआ जा रहा है। मैं भी उसके पीछे भागता हुआ, एक शॉप थी दोस्त की, उधर जाके बैठा, हाँफ रहा, मैं भी उसके पीछे पहुँच गया, हाँफ रहा हूँ। मैं कहा यार क्या हो गया। तो मुझे कहता है झूठ ना बोली पंजाबी में, कहता सच सच दसी, वो पीछे आके खड़ी थी। जैन कहता है मेरे
फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि इसको अभी बता दिया ना, ये तो मुझसे मिल भी नहीं रहा और मेरे से वैसे ही डरा हुआ है, बड़ी मुश्किलों से मेरे पास आया था, इसको अभी बता दिया तो ये तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो कहता है मैंने कह दिया नहीं यार कोई भी नहीं थी, एवं ही मैंने खुद से कहा था कि थे उन्हें सुन ना लिया, मतलब उसने कभी कहीं सुन ना लिया हो, एवं काम का मसला ना बने, नहीं थी यार। खैर मैंने कहता है उसको रिलैक्स कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उसको बता दिया था कि यार वाकई उस दिन वो पीछे खड़ी थी, ये अंदर दोबारा बात ना करी, वो बहुत गुस्से में थी, लाल पीली हो रही थी, मुझे डर लग गया था तुझे नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने तुझे चुप करा दिया था कि बस तू चुप ना करी और ना बोली, बस चुप कर जा। उसको भी शायद समझ लग गया था कि ये दोस्त है इसका और ये नहीं चाहता उसको कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए ऐसे जुमले बोल रहा है और वो बर्दाश्त करके। उनमें से एक वाकया जो और जैन ने बताया, वो कहते हैं ये हुआ कि एक दोस्त था, गली महलों के अंदर जिस तरह भगवानपुरा और ये इलाके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, मैंने सुना हुआ है बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि छोटी छोटी बातों पे असले निकल आते हैं और 10 पहले हवा में गोलियाँ चलाते हैं, फिर उसके बाद सीधी गोलियाँ चलाते हैं। वहाँ पे इस तरह का माहौल है, बहुत लड़ाई झगड़े वाला माहौल है। जैन कहते हैं कुछ थे लड़के, उनके साथ मेरी खारबाजी थी, हमारी आपस में नहीं बनती थी, हम जब भी एक दूसरे से आमना सामना होता था ना, एक दूसरे को बड़े गुस्से से देखते थे और लड़ाई वाला अंदाज रहता था, लेकिन लड़े नहीं थे अभी तक। एक दफा एक मेरे दोस्त थे, उनकी किसी जगह पे लड़ाई हो गई, हाथापाई हुई, जिस तरह एक दूसरे से मारते हैं, मतलब असले के साथ नहीं, वैसे लड़े, अच्छी खासी लड़ाई हुई और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को धमकियां दी कि अब इस हाथापाई की लड़ाई के बाद अगला मिशन होता है गोलियां मारना। ठीक है, एक दूसरे को देख लेते हैं अभी कौन क्या करता है। जैन कहते हैं बात मुझ तक भी पहुंची कि अब हालात यहाँ तक हो गए हैं कि अब ये इस अंदाज में लड़ेंगे। तो मैंने कहा यार नहीं, मुझे सुलह की तरफ जाना चाहिए, मुझे इनकी सुलह करा देनी चाहिए। और मैंने अपने दोस्तों को लिया, उन लड़कों को जो मेरे दोस्त थे, और लेके कहा चल यार मैं सुलह कराता हूँ, हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना। मैंने उनको लिया जी और मैं उनको लेके उनकी तरफ चला गया। हम बैठे, काफ़ी देर एक दूसरे को समझाया, मिन्नत तरला किया कि यार लड़ाई अच्छी बात नहीं है, सुलह की कोशिश की, अच्छी खासी देर लगी, तू मैं हुई, लेकिन आखिरकार दोनों पार्टियों को गले मिलवा दिया, सुलह हो गई, मुबारकबाद, चलो जी सुलह होगी, अब नहीं लड़ना, लड़ाई ख़त्म। वो जो बात आगे खून खराबे तक जा रही थी बच गई। घर आ गए। कुछ दिनों के बाद जैन कहता है मेरे कानों तक ये खबर आई कि लड़के ने मुझे बताया, एक दोस्त ने, कि यार फ़लाँ बंदा कह रहा था कि ये जैन कौन होता है हमारे बीच में लड़ाइयाँ कराने वाला, सुलह कराने वाला, लड़ाई थी तो हमारी थी, हम लड़ते, ये कौन आ गया हमारे से, मैं इसको देख लूँगा, बड़ा आया ये हमारी सुलह कराने वाला। ये वही लड़का बोल रहा था कि जैन कौन होता है सुलह कराने वाला। जैन कहते हैं ये वही लड़का था जिसके साथ मेरी खारबाजी थी। एक दिन मैं उसी मोहल्ले में अपने एक दोस्त के पास गया जहाँ पे वो खारबाजी वाला लड़का भी रहता था। तो मैं दोस्त के घर गया मिलने के लिए, दोस्त के साथ बैठा गपशप कर रहा था उसकी बैठक में, तो मुझे कॉल आ गई उसी लड़के की, खारबाजी वाले की। मैंने कॉल अटेंड की, मैंने कहा हाँ बोल। कह रहा यार तूने बड़ी सुलह करा रहा, तू बड़ा बदमाश है, ये है वह ना, मुझसे बदतमीजी करना शुरू हो गया। और मैंने उससे कहा देख यार मैंने सुलह कराई है, अच्छा काम कराया, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है। तो उसने इस तरह की टोन में बात की। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तूने जो करना है कर ले मेरा। उन्हें कहा बाहर निकल। कहता है गुस्से में मैं भी दोस्त को कहा यार मैं देख लेता हूँ उसको। मेरा दोस्त मुझे पकड़ना शुरू हो गया, ना कर यार, छोड़ दे, तू क्यों जज्बाती हो रहा है। कह रहा मैं फिर भी बाहर निकला है। मैंने उसे फ़ोन किया, आ जा यार मैं तेरे मोहल्ले में खड़ा हूँ, फलां के घर के सामने आ जा। मैंने फ़ोन किया, 2-3 मिनट के बाद वो सीधा वहीं पे आ गया। मेरा दोस्त मुझे पीछे से पकड़ रहा है, मैंने उसका बाजू छुड़वा दिया, छोड़ यार देख लेता हूँ ये क्या कर लेगा, खा जाएगा मुझे। मैं चलता हुआ उसके करीब चला गया, वो भी गुस्से में चलता हुआ मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अब हमारे बीच में कोई 2-3 फुट 4 फुट का ही फासला था कि उसने पिस्तौल निकाल लिया। क्योंकि ये जो पिस्तौल लफ्ज़ है उर्दू का है, इसको इंग्लिश में मैं बोलूँगा तो यूट्यूब के इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ना उन पर बैन होता है। तो उसने जी असला निकाल लिया, पिस्तौल निकाल लिया, और सीधा जैसे ही निकालना मैंने देखा कुछ निकाल रहा है, या अभी मैं देख ही रहा था, उसने लोड किया हुआ था, यानी कि ट्रैगर दबाना था सिर्फ। उसने निकाला और निकालते ही उसने 2 फायर, डज सीधे 2 फायर। उसका और मेरा कोई तकरीबन 2-3 फुट 4 फुट का ही फासला होगा, या हम आमने सामने पहुंचे ही हैं कि मैं आके भी रुका हूं तो वो भी आके रुका। इतना 2-3 फुट का ही फासला था कि उसने निकाला और उसने टस 2 गोलियां चला दी मेरे ऊपर। अब 2 फुट के 3 फुट के फासले पे, 4 फुट भी मैक्सिमम लगा लें, कितना फासला बनता है, कक भी नहीं। 4 फुट के फासले पे आप किसी को गोली मारें, 2 गोलियां मारें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बच सके। गोलियां उसको लगनी है, वो ज़मीन पे गिर जाएगा। और जैसे ही उसने 2 मारी हैं मुझे, मेरा दोस्त भागता हुआ आया पीछे से मुझे पकड़ने के लिए कि लो भी
जैन को गोली लग गई, 2 गोलियां लग गई हैं, क्योंकि दोस्त पीछे खड़ा था, गोली पीछे नहीं निकली थी। तो लाजमी सी बात है मुझे लग गई थी, अगर ना लगती, मिस हो जाती तो साइडों से निकल जाती, साइडों से नहीं निकली थी, गोली मुझे लग गई थी। वो भागता हुआ आया और आता हुआ कहता है जैन तुझे गोली लगी है, जैन तुझे गोली लगी, और मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहा है, लेकिन मेरे जिस्म पे गोली क्या, कोई नामो निशान तक भी नहीं है, ना ही मुझे लगी थी और ना ही कोई नामो निशान था। वो एकदम हैरान हो गया, यार कहाँ लगी है तुझे? मैं कहा क्या? कह रहा है गोली तुझे लग गई है यार, मैंने उसमें से खुद उसको चलाते हुए देखा, उसने तुझे गोली मारी है। उसी लम्हे मेरी आंखों ने और मेरे उसी दोस्त की आंखों ने जो मंजर देखा जिसने गोली चलाई थी, वो गोली तो चला के खड़ा देख रहा था कि ये हुआ क्या है, उसको खुद समझ नहीं आई थी कि उसी लम्हे मेरी आंखों ने भी देखा, मेरे उस दोस्त ने भी देखा जिसके मैं घर में आया था, कि वो अपनी जगह से उड़ा है, जैसे कोई उठा के उसको फेंकता है, एक जगह से उड़ा है और उड़ता हुआ वो सामने दीवार के अंदर जाके उसका सर लगा और जमीन पे गिर गया है। ये मंजर मेरे दोस्त ने भी देख लिया, जैसे किसी चीज ने उसको उठा के फेंका है सर के बल, वो उड़ता हुआ सर के बल पीछे दीवार में जाके लगा है और जमीन पे गिर गया है। जब जमीन पे गिरा है तो हाथ में जो उसके पिस्तौल था वो भी नीचे गिर गया है और वो अपना सर पकड़ के तड़पना शुरू हो गया। उसको अच्छी खासी सर में चोट लग गई थी, वो भूल गया था हर बात। एक तो उड़ते हुए जाना और ऊपर से सर इतने जोर से लगना, उसके बाद उसको कोई होश नहीं रहा था। मेरा दोस्त बस इस चक्कर में था कि यार शुक्र है अल्लाह का मेरे दोस्त को गोलियां नहीं लगी, बच गया। वो जल्दी से मुझे पकड़ के अपने घर ले गया। फिर भी उसने मेरी कमीज उठा के तसल्ली की कि गोलियां कहाँ लगी हैं, कि इसको खून के निशान भी नहीं है, कहीं से कमीज भी नहीं फटी हुई कि कहीं से लगा है। तो उसने सारी तसल्ली कर ली। कहता है यार मैं हैरान हूँ, हुआ क्या है? 2-3 फुट का फासला था जब उसने तुझे गोलियां चलाई हैं, साइडों से भी नहीं निकली कि हम कहते हैं यार बच गई है, तू साइड से निकली। तू तो बिल्कुल उसके सामने था और जिस तरह वो मारा था मैं साइड पे खड़ा देख रहा था, तुझे लगी क्यों नहीं? मैंने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता, लग जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं लगी। कहता खैर मैं वहाँ से घर आया, मैं बहुत अपसेट था, अजीब से ही अंदाज में था, शदीद मेंटली वो डिस्टर्ब हुआ था। मैं गया ऊपर, शाम का टाइम, ऊपर जाके छत पे बैठ गया, सर पे पकड़ के, ये क्या हुआ है? उसने इस तरह गोलियां मारी हैं और उसके बाद वो उड़ता हुआ जाके लगा है, ये हुआ क्या है मेरे साथ? तो कहता है मैं ऊपर ही बैठा हुआ था, ऐसे सोचते सोचते दिमाग फटने वाला हो गया था कि मैंने उसको सामने देखा, वो मेरे सामने आई है और उसने आके बाकायदा कहा है मुंह से, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तुम्हें कोई भी अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं हूं ना, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैंने बचाया है तुम्हें, तुम परेशान मत हो, आइंदा भी तुम्हारा कोई बाल बीगा नहीं कर सकता। मैं उससे बोला कुछ नहीं, उसको सुनता रहा, लेकिन ये मुझे अब अंदाज़ा हुआ था, इसका मतलब है ये थी, वरना मुझे वो दोस्त भी हैरान था, मैं खुद भी हैरान था, गोलियां क्यों नहीं लगी। इसका मतलब है इसने बचाया था, इसने रोकी थी, कैसे रोकी थी खुदा जानता है। लेकिन वो कहता है कि मैं डिस्टर्ब बैठा हुआ था इन बातों से, फिर मैं उठ के नीचे आ गया। ये कोई मामूली वाकया नहीं था, ये भी मेरे दिमाग पे सवार रहा। अब उन दिनों में जब ये वाक़यात चल रहे थे तो शुरुआत में तो घर वालों ने बहुत कोशिश की, उस दोस्त ने जिसका भी शुरू में मैंने बता दिया बाबा छद्दा, उसने भी इनकार कर दिया। जिस जगह पे शालमी में मैं काम करता था, जैन कहते हैं, वो जो ऑनर थे, उन्होंने जो पीर साहब से रब्ता कराया था, पीर साहब ने भी आने का कहा, उन्होंने भी कह दिया इसका इलाज कोई नहीं कर सकता, इसका तोड़ कोई नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी बहुत से पीर फ़कीर आमिल जहाँ कहीं पता लगता, फैमिली मुझे उनके पास लेके जाती, वो अपनी तरफ से तोड़ करते, लेकिन तोड़ ना होता, कहानी वैसे की वैसे रहती और वो कहते नहीं ये हमारे बस से बाहर है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। तो कहते मेरा भाई है, अभी मेरी बात हो रही थी, कह रहा नाम रियल बता दूं। मैंने कहा बेशक आपकी मर्जी है। अली रज़ा उन्होंने उनका नाम बताया है कि रियल नाम है उनके भाई का। तो अली रज़ा उनका जो भाई है, उनका एक दोस्त है। बहुत से लोग अपनी कहानी हो या बात हो उसमें मज़हब का जिक्र कर देते हैं कि फ़लाँ मज़हब से था। मैं लफ्ज़ मज़हब इस्तेमाल इसलिए करता हूँ, एक मुस्लिम है, उसके अलावा बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। उसमें वो हिंदू है, सिख है, मसीही बिरादरी से है, किसी भी है, मैं मेंशन नहीं करता होता। मैं माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता होता। तमाम मज़ाहिब को दिल से इज़्ज़त देता हूँ, सारे अल्लाह के बंदे हैं।
तो वो कहते हैं मेरे छोटे भाई का किसी दोस्त ने मशवरा दिया, वो फ़लाँ फ़लाँ पे जो जगह है वहाँ का जो है वो मजहबी बड़ा गैर मुस्लिम, उससे रब्ता क्यों नहीं करते यार, वो बहुत पहुँचा हुआ है, वो ऐसी चीज़ों से को तो निकालने में बहुत आसान है, उससे रब्ता करो, वो आपकी मुश्किल आसान कर देगा, वो तो आराम से आपके भाई की ये जो चीज़ पीछे लगी हुई है उसको निकाल देगा। यकीनन उससे पहले बहुत सारे उसने इस तरह के केस किए थे, तभी उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो तो भाई आराम से कर देगा। हमने बहुत सारे केस सुने उसने इस तरह के किए, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे एक दिन भाई ने कहा, यार बात सुन, हम काफ़ी जगहों से करा रहे हैं, तू भी परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है, हम सब डिस्टर्ब हुए हैं, हमें तो जहाँ से उम्मीद की किरण नज़र आती है हम तो करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे जिक्र किया, आज वो घर पे आएंगे इतने बजे, तूने शाम को इतने बजे घर पे रहना है, जाना नहीं है, कोशिश पूरी है वो इस बला को तेरी जान छुड़वा देंगे। वो कहता है जी, जब वो टाइम हुआ उनके आने में कोई आधा घंटा रह गया तो मुझे दिल के अंदर ऐसी बेचैनी होनी शुरू हो गई कि उन्होंने मुझे कहा था घर से बाहर नहीं जाना, ऐसी बेचैनी होनी शुरू हो गई कि मुझे लगे मैं घर में क्यों बैठा हूँ, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं मुझे घर में नहीं रुकना चाहिए, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। मैं अपने आप से अंदर ही अंदर दिल में बातें कर रहा हूँ, यार क्यों, मैं क्यों बैठूँ, मुझे निकल जाना चाहिए। मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब था कि मैंने कहा ठीक है यार मैं बाहर जा रहा हूँ। भाई ने मुझे सख्ती से कहा था कि तूने बाहर नहीं जाना, लेकिन मैं बाहर चला गया। और मैं जैसे ही बाहर चला गया तो उसने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया और कहा तेरे भाई के अंदर बेचैनी पैदा होगी बाहर जाने की, लेकिन तू उसको बाहर ना जाने दें। उसने कहा जी आप आ जाएं। भाई को भी नहीं पता था कि मैं घर से चला गया हूँ। उसने उसको कहा वो घर पे ही है, आप आ जाएं। मैं जाके एक शॉप पे बैठ गया, मैं कुछ देर बैठा रहा, आधा घंटा वहाँ पे मैंने गुजारा। आधे घंटे के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिल में आना शुरू हो गया कि मुझे अब घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं बैठना, मुझे फिर से घर जाना है। और इसी तरह आपस एक दिल ही दिल में बात करते हुए कि मुझे घर जाना है, मैं वहाँ से उठा और सीधा घर आ गया। घर में मैं जैसे ही दाखिल हुआ हूँ तो वो जो मेरा कमरा था वहीं पे मेरा छोटा भाई और वो दो लोग बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे भाई ने आवाज़ दे के बुलाया, इधर आ यार, घर में मेहमान आए हुए हैं, तू उनसे मिलेगा नहीं। मैं कहा अच्छा जी मिल लेता हूँ। मैं गया और मैंने जो पहले एक शख्स बैठा था उसका कोई दोस्त था और उसके साथ वो जो मज़हब का था उनका एक बड़ा, उसको मैंने सलाम किया और जैसे सलाम करके हाथ छोड़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बड़े ज़ोर से मेरे हाथ को दबा दिया। तो मैंने उसे कहा यार हाथ मिला लिया है, बस इतना ही होता है और क्या करना होता है, छोड़ मेरा हाथ। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और मुझे कहता है बैठ तो सही यार हमारे साथ, तू नाराज़ क्यों हो रहा है भाई, मिलने आए हैं, बैठने में कोई हर्ज है, बैठ जा हमारे साथ। कहते उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ और मुझे अपने साथ बिठा दिया। अभी तक मेरा हाथ उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था, जोर लगा के। मैं परेशान, उसने, मैंने देखा उसने आंखों से इशारा किया, वो जो लड़का उसके साथ बैठा हुआ था वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरे बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। हाथ उसने बांध लिए और हाथ बांध के इस अंदाज में कुछ पढ़ना शुरू हो गया जैसे कोई गीत गाया जाता है, अजीब सा इस तरह अजीब सा। उन्होंने भी इसी तरह ही करके मुझे बताया स्टोरी में, अजीब से लाओ लाओ ये अल्फाज थे और वो इस तरह पढ़ी जा रहा और मेरे सामने खड़ा हुआ। कह रहा मैं हैरान हो रहा कि ये क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। और पता नहीं क्यों वो जो सामने मेरा खड़ा हुआ था ना, मुझे उसके ऊपर शदीद गुस्सा आना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। मेरी उसके साथ कोई दोस्ती या लड़ाई या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसके ऊपर शदीद गुस्सा आना शुरू हो गया। जो बैठा साथ है, हाथ पकड़ के मेरा बैठा है, उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, सामने वाले पे। मुझे वो कहता है जिसने हाथ पकड़ा हुआ है, हाँ भाई हमें भी मिलवा, वो कहाँ है, उससे हमारी भी मुलाकात कराओ। मैंने कहा यार ये तेरा काम नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। वो शख्स बोला देख लेते हैं वो हम पे भारी है या हम उस पे भारी हैं, अभी पता कर लेते हैं, तू मिलवा तो सही। भारी से मुराद ये जुमला उनका है, इसलिए मैंने वही जुमला बोला कि उसने ये जुमला बोला था, वो हम पे भारी है या हम पे उस पे, यानी देख लेते हैं कौन ताकतवर है ज़्यादा, वो ज़्यादा ताकतवर है या हम ताकतवर हैं, ज़रा मिलवा तो सही। तो कहते हैं मैंने उसे कहा
क्या करेगा मिलके? उन्होंने कहा तू मिलवा तो सही, कहाँ है वो इस वक्त? मैंने कहा वो इस वक्त तेरे पीछे है, मिल ले उससे। अभी तक मेरा हाथ उसने सख्ती से पकड़ा हुआ है और मैं देख चुका हूं वो पीछे आके उसके खड़ी हो गई है। और वो जो इतना ताकतवर है, इल्म रखता है, वो कहता है मैं भारी हूं या वो भारी है, जरा मिलवाओ, मैं देखना चाहता हूं। उसको क्यों नहीं पता लग रहा कि वो उसके पीछे खड़ी है? और मैंने उसको बता जब दिया कि तेरे पीछे खड़ी है, फिर भी उसने मुड़ के नहीं देखा, ऐसे जैसे वो उसको कोई मजाक समझा हो, या ऐसे लगा जैसे उसको यकीन ही ना आया हो, या जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको कह दिया। उसका ऐसा अंदाज था, तंजिया ऐसे हंसा, ये बेवकूफ़ किसी और को बनाना, मुझे ना बनाना। तो उसी लम्हे मैंने देखा वो जो सामने खड़ा था, जिस पर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, मेरे भाई ने भी देखा, एकदम वो अपनी जगह से उछला है जैसे किसी को करंट लगता है, बाकायदा ऐसे करके उछला है, और दराज पीछे जो दीवार थी उसके साथ जाके उसका सर लगा है और वो ज़मीन पे गिर गया है। बाथरूम का दरवाज़ा था, उस बाथरूम के साथ जो दीवार थी दरवाजे के साथ, उछला है अपनी जगह से और ठा करके इतनी ज़ोर से उसका सर उसमें लगा है दीवार में कि वो नीचे गिरा है और बेहोश हो गया। मेरा भाई भागता हुआ गया उसको उठाने के लिए। अभी तक मेरा हाथ उसने जिसने पकड़ा हुआ था वो भी देख के चौंक सा गया कि एकदम ये क्या मंजर हुआ, उसको समझ नहीं आई, और मैं भी उस तरफ देखना शुरू हो गया। मेरा भाई भागते हुए गया और उसने जाके उसको जैसे उसका नाम लेके उसको पुकारा और कहा हेलो बासुन, ओए फलां फलां। वो बेहोश हो चुका था। तो उसने पीछे मुड़ के कहा ये तो बेहोश हो गया, इसको उठाओ। तो उसी लम्हे जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो हाथ छोड़ चुका था और उसकी आवाज़ आई, उसको छोड़ो, मुझे बचाओ। और मेरे भाई ने भी जब उस तरफ देखा तो मैं भी ऑलरेडी वहाँ पे बैठा देख रहा था। वो इस वक्त ज़मीन से तकरीबन 2 फुट ऊंचा उड़ रहा था। वो जो बैठा हुआ था अब ऊंचा 2 फुट हवा में उड़ रहा था। इस अंदाज में उड़ रहा था कि गर्दन उसकी सीधी नहीं थी, जैसे कोई बाल खींचता है और आप गर्दन पीछे करते हैं, ऐसे कोई आपके ज़ोर से बाल खींच दे तो इंसान की गर्दन खुद ब खुद पीछे की तरफ, सर जिस हिस्से से बाल खींचे जाएं तो वो हिस्सा खुद ब खुद पीछे की तरफ जाता है। इस अंदाज में उसकी गर्दन हुई हुई थी, हाथ पांव उसके ऐसे हवा में लहरा रहे थे और उसकी गर्दन पीछे थी। और वो कह रहा था खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पहला और आखिरी मौका दे दो, मैं ज़िंदगी भर नहीं आऊँगा, मुझे पता लग गया है तुम बहुत ताकतवर हो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे पता लग गया है, मुझे खुदा, मतलब वो वास्ते दिए जा रहा था खुदा का, आखिरी दफ़ा छोड़ लो, मैं ज़िंदगी भर यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे आखिरी दफ़ा छोड़ दो, खुदा का वास्ता है मुझे आखिरी दफ़ा छोड़ दो। और इस तरह वो वास्ते दिए जा रहा था कि मैं ताकत का अंदाज़ा नहीं था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो उधर बेहोश पड़ा हुआ था कि उसने आवाज़ जो दी है वो मेरे भाई ने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। वो तो बेहोश हो चुका था, वो जो हवा में था उसने भी सुनी है। उसने कहा है क्योंकि आखिरी मौका ज़िंदगी का मांग रहे हो तो इसलिए ये आखिरी मौका है, फिर ऐसी गलती ना करना। और उसके बाद धड़म से वो नीचे ज़मीन पे आके गिरा है, सर ज़मीन पे लगने से बच गया है। जल्दी से उठाया और उसने दौड़ लगा दी है। उसके बाद मैं भी उठाऊँ, मेरा भाई भी उसी के पास ही था। अभी तक वो लड़का जो बेहोश पड़ा था उसके ऊपर पानी के छींटे मारने और उसको जगाना शुरू हो गए। थोड़ी देर तक वो जब होश में आ गया है तो मैंने कहा इसको बाहर ले आओ यार, इस कमरे में से निकालो इसको। तो उसको कमरे से निकाल के बाहर लेके आए हैं, उसको चारपाई पे थोड़ा सा बिठाया है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसने कहा मेरा दम घुट रहा है, मैंने भागना है यहाँ से। उसके बाद वो भी वहाँ से चला गया है। वो जो साहब आए थे निकालने के लिए, जो कह रहे थे हम भी तो देखें वो हम पे भारी है या हम उस पर भारी, वो कह रहे हैं अभी तक एक उसका जूता हमारे घर में पड़ा हुआ है। वो अपने जूता एक उसने पाँव लटका के बैठा होता है जिस तरह इंसान, वो इस तरह बैठा था चारपाई पे और उसी अंदाज में उसने उसको ऊपर उठा लिया था। तो वो कहते हैं एक जूता मतलब भाई अभी भी हमारे घर में पड़ा है। हमने उसको फ़ोन करके कहा है यार तेरा जूता पड़ा हुआ है भाई, अपना जूता तो ले जा। तो उसने कहा गोली मारो जूते को, ज़िंदगी बच गई, ये मेरे लिए बहुत है, मेरे बाप की भी तौबा, मैं उस गली से भी कभी गुजरूँ। वो अपना एक जूता, एक उसके पाँव में था, जिस तरह वो भागा है वो कहीं बाहर फेंक गया या क्या किया, एक वहीं पे अभी भी पड़ा हुआ है हमारे घर में। और हमने उसको फ़ोन करके भी कहा है ले जाओ। वहीं पे एक और भी कहानी उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि वहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ, एक पुल है वहाँ पे बता रहे हैं मुगलपुरा पुल, वहीं पे एक गाड़ी, हम बाइक पे मैं और मेरा दोस्त रुके हुए थे
और एक गाड़ी बेकाबू हो गई और बेकाबू होकर मुख्तलिफ गाड़ियों को, ब्रेक फेल हुआ या क्या हुआ, मुख्तलिफ गाड़ियों को और बाइक वालों को टक्कर मारते मारते जब मेरे भी वो करीब आई है तो बाकायदा मेरी टांग के ऊपर से जिस तरह गाड़ी गुजर जाती है इस अंदाज में वो गाड़ी ऊपर से गुजर गई है। लेकिन मैं उसके बाद जब खड़ा हुआ हूँ तो मेरी टांग को कुछ भी नहीं हुआ था, वरना ये टांग हड्डी कई जगहों से टूट गई होती, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए और कहते हैं आज से तकरीबन 3 दिन पहले का ये वाक़या है, उन्होंने कहा, जो मेरे साथ हुआ है मदर भाई, और कसम उठा के उन्होंने कहा ये 3 दिन पहले हुआ है, अभी भी मैं डरा हुआ हूँ। वो ये है कि वो एक दरबार का बता रहे थे, लोकेशन मुझे थोड़ी सी भूल रही है, लाहौर की लोकेशन है, वहाँ पे मैं जा रहा था। मुगलपुरा का ब्रिज है, ब्रिज के साथ अब नीचे उतरते हैं, वो एक दरबार सा आता है, इस तरह कोई रास्ता बता रहे थे। उस जगह पे जब मैं इस तरह बाइक पे था, रात का टाइम था, मैं वहाँ पे जा रहा था तो 2 बंदे खड़े थे, जैसे पुलिस वाले होते हैं, इस अंदाज में उनका हुलिया था, लेकिन वर्दियाँ नहीं पहनी हुई थी पुलिस की, सादा कपड़ों में थे। वो खड़े हुए थे दोनों रोड के किनारे, और मैं जैसे ही जा रहा था तो एक ने आगे आगे हाथ का इशारा कर दिया, रोको रोको रोको। मैं समझ गया ये सिविल कपड़ों में और इलाका ऐसा है, वहाँ पे रोकना पड़ता है। तो मैंने बाइक रोक दिया। मुझे कहते हैं यार साइड पे लगा, मैंने साइड पे लगा दी। तो मुझे कहते हैं यार किधर जा रहे हो? मैंने कहा यार इधर। क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा यार काम से जा रहा हूँ। वो खैर है? कहते नहीं इधर बैन है, इधर नहीं जा सकते, इधर मना किया है। तो कहते मैं उनसे ज़रा गुस्से से बोला हूँ, यार क्यों मना किया है? सारे तो गए हैं, बाकी भी जा रहे होंगे। तो उसने कहा, मुस्कुरा के कहा हल्के से अंदाज में, भाई कह रहे हैं तो समझा करो, इधर मना है जाना, आप ना जाओ। तो कहते मैंने और गुस्से में ज़रा कहा कि मुझे समझ आ गई थी ये पुलिस वाले हैं, लेकिन मैं उनसे ज़रा इसलिए गुस्से में बोल रहा था कि कोई रीज़न तो बताए ना, मैं नहीं जाऊँगा। वो यार बाकी दुनिया जा रही है। कहते मैं उनसे पंजाबी में बोल रहा हूँ, आप मुझे रोक रहे हो, कोई मैंने जुर्म किया तो बता दो, मैं नहीं जाता। तो एक और मुस्कुरा पड़ा, जो पहले भी मुस्कुरा रहा था, ज़्यादा मुस्कुरा पड़, कहता तुमने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा एक काम करो, चलो थोड़ी देर वापस चक्कर लगा के आ जाओ, अभी ना जाओ, जाओ चक्कर लगा के आओ, मना किया गया इस वक्त, थोड़ी देर तक आ जाना, जाओ। मैंने कहा यार अजीब लोग हैं। कह रहा है मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने खुद ही ऐसे बाइक, जिस तरह दिल नहीं करता मोड़ने को, मैंने खुद ही बाइक मोड़ ली। मैंने बाइक मोड़ी है, जाके एक यू टर्न था काफ़ी फासले पे, काफ़ी दूर था वो यू टर्न। मुझे डर भी इसी था कि यार बड़ा दूर यू टर्न है और ये मुझे रोक रहे हैं, लेकिन चलें इनका भी कोई सरकारी नौकरी पे खड़े होंगे, कोई सियासी लीडर जा रहा है या क्या है, बैन कर रहे हैं, चलें मैं भी यू टर्न लेके आता हूँ, इतनी देर में वो भी गुजर गया होगा। अमूमन इस तरह होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ से लोग रोक देते हैं कि जी किसने गुजरना है, अभी आप ना आ जाएँ। तो मैंने कहा चल यहाँ रुकने के बजाय मैं एक यू टर्न लेके आ जाता हूँ। वहाँ से मैं मुड़ा, एक लंबा यू टर्न लेके मैं जब आया तो वो वहाँ पे नहीं खड़े थे। मैंने उनको नहीं देखा था कब वो गए कब गए। मैं चलता हुआ आगे चला गया, गया मैं यार खाम खा रोका हुआ था, पता नहीं क्या मसला है। और जब मैं आगे जाके पहुँचा हूँ तो वहाँ पे 1122 की गाड़ी आ चुकी थी, एक कैरी डब्बा और 2 मोटरसाइकिलें जो कैरी डब्बे में जाके लगी थी। दोनों दोस्त थे, नौजवान थे, दोनों कैरी डब्बे में जाके लगे थे और दोनों की मौके पे मौत वाक़ हो गई थी। कैरी डब्बे वाले को मैंने नहीं देखा, उन्होंने दोनों की जो मुर्दा जिस्म थे, लाशें थीं, फुटपाथ पे रखी हुई थी और अभी अभी ही एक एम्बुलेंस 1122 पहुंची थी। तो मैं भी वहाँ पे रुक गया और मैंने कहा यार क्या हुआ है? उन्होंने कहा यार थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले यहीं पे ये हादसा हुआ है, ये नौजवान दोनों पता नहीं किस तरह आके लगे हैं, क्या लगे हैं, कैरी डब्बे के साथ इनका हादसा हुआ है और मौके पे ही दोनों मर गए हैं। तो वो जो टाइम बता रहे थे एग्जैक्ट वही टाइम था जिस वक्त वो मुझे मना कर रहे थे और कह रहे थे उस तरफ नहीं जाना यार, अभी ना जाओ, रुक जाओ, फिर चले जाना। और कह रहा है मैं बस मुड़ गया हूँ, अगर मैं उसी लम्हे चला जाता तो वही टाइमिंग बनती थी जो टाइमिंग उन दोनों लड़कों की थी जो जाके लगे थे, वही सेम मेरी टाइमिंग बन रही थी। वो कौन थे? मैं मुड़ा हूँ, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन यू टर्न लेके आया हूँ तो वो वहाँ पे नहीं थे, वो दोनों जा चुके थे। मेरे वापस मुड़ते ही चले गए थे पता नहीं, लेकिन उस वक्त वो नहीं थे। मैं ऐसा डर गया, खुदा का शुक्र भी अदा किया उन दोनों नौजवानों को मुर्दा हालत में देख के, क्या इनकी जगह पे मैंने होना था? वो कौन थे जो मुझे बता रहे थे, जिनकी बताने की वजह से मैं मुड़ गया? अगर मैं ना मुड़ता तो क्या मेरे साथ ही होने वाला था? क्या मुझे इस वाक़े से बचाया गया? मदर भाई कहते हैं मुझे इसकी समझ नहीं आई, वो कौन थे जो रूप धार के खड़े थे? मुझे तो एक का पता है, वो एक लड़की है जो बहुत हसीन व जमील, सुनहरे बालों वाली लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है जो मुझसे बातें करती है। मैंने उसकी कभी बात का जवाब नहीं दिया,
अक्सर वो मौक़ों पे आके कहती है परेशान ना हो, ये मैंने किया है। मैं उसको फिर भी कोई जवाब नहीं देता। उसकी वजह से मेरे घर के अंदर शदीद क़यामत और तूफ़ान आ चुका है, मैंने फिर भी उसको जवाब नहीं दिया। मैं उससे जान छुड़ाता हूँ, मैं हाथ जोड़े उसके आगे, मेरी ज़िंदगी छोड़ दो, वो अब भी मेरे पीछे है। मुख्तलिफ़ आमलों से, जगहों से इलाज करवाया। उन्हें ये जुमला भी कहा, मदर भी मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मेरा दिल मानता है आप निकाल दोगे, आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा, उनका जुमला है, बल्कि मैं कहूँगा जहन से बेशक आपको जुमला भी भेज देंगे, बल्कि जुमला क्या भेजेंगे, मेरा तय यही हुआ है। मैं फंसा हुआ हूँ, फैमिली के बहुत सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा जो मैं फंसा हुआ हूँ। मैं फ़ारिग हो जाऊँ, कैमरा लगा के उसको, लड़की को मैं कैमरे के सामने बुलाऊँगा, और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, उसकी ऐसी की तैसी, उसने वो जो एक गैर मुस्लिम था उसको बुला के उसने उसको फ़ज़ा में लटका दिया और दूसरे को चुप के मारा। तो अभी भी अगर मेरी कहानी सुन रही है, जहन जब सुनता है वो कहता है मैं आपकी कहानियाँ ही सुनता रहता हूँ, और वो हर वक्त तो पास होती है। और वाकई जब मुझे वॉइस मैसेज सुना रहे थे वो कटे हुए थे, वो इस तरह था, पॉज भी नहीं किए गए थे, पता नहीं क्या वो कह रही है, नहीं रिकॉर्ड करने देती। तो मैंने कहा मुझे लाइव सुनाओ, जब आप मुझे लाइव कॉल करोगे तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, जब आप मुझसे कॉल पे होगे। तो उसने वाकई कुछ मुझे लाइव सुनाए, मुझे समझ ही नहीं आए थे, कटे हुए थे, तो लाइव सुनाए, मुझे समझ आ गए। तो वो अगर सुन रही होगी तो उसकी ऐसी की तैसी, क्योंकि ये एक बात मैं आपको कहूँ, ये जो इस तरह की ताकतें होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन पहुँच जाती हैं। जब मैं इतना बड़ा दावा यहाँ बैठा कर रहा हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसको नहीं पता, उसको फ़ौरन पता लग जाएगा, और कहानी सुन के भी उसको पता लग जाएगा। अगर मज़हर मलिक अपने घर में बैठा मुझे चैलेंज करा, मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, भगाने वाले में से हूँ। और मैं इतना गुस्से में आ गया था, आज रात को भी जब मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा यार मुझे तो आने दे, तो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। और मैंने कहा मैं आपको ये भी चैलेंज करूँ, इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है, पहले ही भाग जाएगी। और आप खुद कहोगे मतलब भाई भाग गई है, क्यों? कोई तो वजह है, मैं आमिल नहीं हूँ, कोई तो वजह है, कुछ तो ऐसा है कि मैं डरता नहीं हूँ, और मैंने करके दिखाया। मैंने तो बड़ों बड़ों को भगा दिया। ये क्या है, उसकी रीज़न क्या है भगाने की? मेरे साथ जहाँ मेरी मेहनत है, जहाँ मैंने रियाजत की है, जहाँ मैंने वज़ाइफ किए हैं, वहीं पे अल्लाह की रहमत इसलिए शामिल है कि मैं अल्लाह की मखलूक के काम आता हूँ। अल्लाह की मखलूक मुझे दुआएं देती है सच्चे दिल से, और बग़ैर किसी गर्ज़ और बग़ैर किसी लालच से करता हूँ। तो तुम जितनी भी ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मुझसे लड़ोगी? मेरे साथ इतने लोगों की दुआएँ हैं, मेरे साथ अल्लाह की रहमत ख़ास है, मेरे पास उस्ताद है, मेरे पास वज़ाइफ हैं, मेरा मन सच्चा है, मेरा तन सच्चा है, मैं डरता नहीं हूँ। मैं ऐसी की तैसी बजाने वालों में से हूँ। खुदा की कसम, दुनिया के किसी कोने में खड़ा कर दे, मैंने कसम उठाई है खुदा की, ऐसी की तैसी फेर दूंगा, कोई भी चीज़ हो। इसलिए प्रोग्राम में भी कहता हूँ जज्बाती होता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी। बहुत सारे वाक़यात हैं उन्होंने कहा जो आपके साथ शेयर करने हैं। एक ऐसा वाक़या भी है जिससे मेरी ज़िंदगी में क्या क़यामत आई, मेरे ख़ानदान की, बीवी बच्चों, फैमिली, माँ बाप की, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ज़रूर आप शेयर कीजिए, इन लोगों की भी ख्वाहिश होगी, आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपकी ख्वाहिश है, सुनना चाहते हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह वो मुझे कहानी भेजें, मैं उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूँ। और जल्द ही मैं ज़रा मसरूफ़ियत है, इससे फ़ारिग हो जाऊँ इंशाल्लाह, इनको बुला के कैमरा लगा के आपको ये मनाज़िर भी लाइव इंशाल्लाह प्रोग्राम में दिखाऊंगा। सो आज की कहानी को ख़त्म करने से पहले वही रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ, वॉइस मैसेज में भी कहानी आप अपनी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज करें तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज करें, उसमें कोई बात भूल जाएँ तो एक छोटा सा वॉइस मैसेज और भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कहानी में। लेकिन दोनों सूरतों में आखिर में आपने STORY स्टोरी लाजमी लिखना है, या फिर OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, ऑफ कैमरा स्टोरी है ना, तो उनके शॉर्ट पहले लफ्ज़ OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें लाजमी आखिर में, लास्ट में। उससे ये होता है कि मैं जब तमाम मैसेज देखता हूँ, 500 मैसेज है, 1000 मैसेज है, 200 मैसेज है, उसमें जहाँ कहीं स्टोरी या OCS लिखा होता है, सबसे पहले उनको खोलता हूँ, कहानी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, हाँ ठीक है, पूरी नहीं, सरसरी सी ठीक है, नंबर दे के उसको सेव कर लेता हूँ। जब आपका नंबर दे के कहानी सेव हो गई है तो फिर आपका नंबर लाजमी प्रोग्राम में आएगा, आपने उस वॉइस मैसेज को डिलीट नहीं करना। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड 00923136655500। रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।